चलिए चलिए जी, अब क्वेश्चन होगा, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन होगा, बहुत बढ़िया बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए हमको बताना है आपको, पृथ्वी के चारों ओर जो गैस है, इस गैसीय आवरण को टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहते हैं भैया। बहुत बढ़िया, वायुमंडल, अंग्रेजी में इसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब, दाब जो है नापने का इकाई बताइए क्या है? वायुमंडलीय दाब नापने का वायुमंडलीय इकाई। दाब मापने की इकाई जानते हैं? बता रहे हैं, बैरोमीटर का है भैया। ठीक है, बैरोमीटर से यूनिट नापा जाता है, और इसका एसआई मात्रक बार होता है, बार BAR, होता है। बार। ठीक है, एक बार बार बराबर होता है। जानते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर हम बात करेंगे कि गैस का मिश्रण जो है वायुमंडल में कितना है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का बता दीजिए। हाँ, तो नाइट्रोजन हो जाएगा 78%, है ना? बहुत बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 29% का है भैया। नहीं, ऑक्सीजन जो है 21% है। ठीक 21%, है, और 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हो जाएगा। ठीक 3%। है, हाँ हाँ। हाँ। जो आर्गन है इसमें वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन है। ठीक है ना? चलिए, भारत की जलवायु किस प्रकार है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है उष्ण कि? कटिबंधीय जलवायु है। हाँ, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी कहना है इसको। ठीक है, हाँ, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है जलवायु यहाँ की भारत की। ठीक है, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? बता रहे हैं, चलिए, वातावरण उमेश और जी आए हैं, जीवमंडल। उमेश जी आंसर कीजिएगा आप भी। ठीक है, चलिए, वातावरण जीवमंडल के बीच का संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है ना? आप पारिस्थितिकी शब्द कौन दिया था? तो रिचर्ड दिया था भैया। आप पारिस्थितिकी तंत्र कहेगा तो एजी ट्रांसलेट दिया था 1935। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत बताइए कौन सी है? सबसे निचली परत वायुमंडल की? क्षोभ मंडल क्या है भैया? क्षोभ कि मंडल, संताप बहुत मंडल? बढ़िया, आप दोनों आदमी का आंसर सही है, बिल्कुल सही है। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत लगले बता दीजिए। बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको एक्सोस्फीयर कहते हैं, और उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर, है ना? क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। कभी काल एग्जाम में सीधे सीधे इंग्लिश वर्ड देता है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। ठीक है, चलिए, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि जो है ना, गर्मी में बढ़ जाता है कि ग्रीष्म काल ग्रीष्म में ऋतु होता है में भैया। बढ़ता है कि ठंडी में बढ़ता है? ग्रीष्म काल में बढ़ता है। हाँ, ग्रीष्म ऋतु में जो है ना, इस क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, और जबकि ठंडी के मौसम में गैस सिकुड़ जाता है ना, इसलिए घट जाता है। ठीक है, इसको मापा जाता है भैया डॉप्सन के द्वारा का, डॉप्सन स्केल के द्वारा का। डॉप्सन, ओजोन वाला में डॉप्सन है ना? खड़ खड़ आवाज आ रहा है भैया। वायुमंडल की मोटाई डॉप्सन से ही मापा जाता है। डॉप्सन सही है। आवाज भैया खड़ खड़ आ रहा है कहानी किधर से हमरे से? नहीं नहीं, नेटवर्क मेरे इशू पास तो होगा। ठीक आवाज आ रहा है आप लोग का। ठीक है ना? चलिए, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर, चलिए 165 मीटर की अगर हम ऊंचाई में जाएंगे क्षोभ मंडल में, तो टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? 1 घट सेंटीमीटर जाएगा। का बढ़ोतरी होता है भैया। अब 32 मीटर घटेगा। नीचे जाएंगे ना तो 1 सेंटीमीटर का बढ़ोतरी होगा। ना ना ऊपर ना, या नीचे क्षोभ जाएंगे। मंडल में, क्षोभ मंडल में 165 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है घटता टेम्परेचर। ठीक है, है ना? बढ़ता नहीं है, घटता है सर, घटता है, सही हाँ, है। घटता है। और 1 किलोमीटर जाने पे लगभग लगभग 6.4 सेंटीग्रेड घट जाता है। तो क्षोभ मंडल में केवल और केवल घटता है। जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, ठीक है, सब क्षोभ मंडल में बादल बनना, बारिश होना, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। ठीक है, जी। चलिए, उल्का से संबंधित घटनाएं कहाँ होती है? उल्का से संबंधित घटनाएं कहाँ होती है? कैसे बताना है आंसर कैसे बताना है? मतलब मंडल बताना है मंडल आपको, मंडल में है। मंडल बताना है, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप ये मंडल, तो आयन क्षोभ मंडल। मंडल में होगा भैया। मौसम मध्य संबंधी मंडल में घटना। होता है, उल्का से संबंधित
घटना मत नादमंडल ठीक है। होगा। हाँ, जी। चलिए वायुयान कहाँ उड़ता है, वायुयान कहाँ अब आगे भाग के लवा भैया। समताप में, हाँ, बहुत समताप में बढ़िया, होता है। समताप मंडल में। इसको आवाज में न सुनाई दे स्ट्रेटोस्फीयर समझ कहते जी हैं। भैया। ये आपका हेलो, माइक ठीक नहीं होगा, ठीक है। अमेरिका उमेश चल जी, गया मेरा आवाज आ रहा है ना कोई आपको? जाति उमेश भैया। जी, हाँ सर। मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, आ हाँ रहा है। बोलो, अब आ गए। अच्छा, ठीक है ठीक है, थोड़ा आपका माइक गड़बड़ है शुभम जी, ठीक है। चलिए, हम बता रहे थे आप लोग को कि वायुयान जो है ये समताप मंडल में उड़ता है। और एक बात बिल्कुल। ध्यान रखना, स्ट्रेटोस्फियर एस से शुरू होता है स्ट्रेटोस्फियर, और समताप मंडल स से शुरू होता है। तो दोनों स से ही शुरू होता है, यही इसी से आप पहचान लीजिएगा कि दोनों नाम एस से आएगा ना, तो अंग्रेजी में इसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। और स से स्ट्रेटोस्फियर, स से आ जाएगा समताप मंडल, ठीक है। और उसमें ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। नाम अंग्रेजी का भी आता है, बहुत बार आता है, ठीक है। चलिए, रेडियो संचार, रेडियो तथा संचार से संबंधित कौन सा मंडल है? बहिर्मंडल है भैया। ना, आयन मंडल है, आयन ठीक है, मंडल होगा, आयन आयनोस्फीयर मंडल कहते हैं होगा। ना। हाँ, यही आयन मंडल आयनोस्फीयर है, होगा, आयन। क्योंकि अगर हम बहिर्मंडल कहेंगे तो एक्सोस्फीयर हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं है। आयन मंडल है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस गिनवाइए तो कोई हमको। ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा में- इंपॉर्टेंट है ये चीज। हाँ मेथेन बता हो रहे गया, भैया। जलवाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हाँ मेथेन ठीक हो है, गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, उसके बाद मेथेन हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, कार्बन जलवाष्प डाइऑक्साइड हो हो गया, गया, उसके CO2 हो बाद गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ये सब ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, जो केवल बिल्कुल। क्या करता है, टेम्परेचर धरती का यही सब बढ़ा रहा है, ठीक है ना। चलिए, वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? वायु में जल जलवाष्प, की आर्द्रता, उपस्थिति, आर्द्रता। आर्द्रता कह ठीक सकते है, हैं। आर्द्रता। इसी को ह्यूमिडिटी का ह्यूमिडिटी नहीं, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी ह्यूमिडिटी में? ठीक बोल रहा है, ह्यूमिडिटी ह्यूमैनिटी। हाँ, ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्रता अच्छा तक ये आते बता हैं। दीजिए भैया, ये बता दीजिए कि वायुमंडल में कितना परसेंट आर्द्रता रहने की वजह से ओस बनता है? बताइए जी, कोई जानते हैं तो इसका आंसर बता दीजिए, इसका अभी बता आंसर दीजिए होगा, ना। बता देते हैं। 100% भैया, 100%। 100% रहेगा तबे ना ओस बनेगा, सही बात है। अच्छा, 100% वायु में रहेगा। अच्छा ठीक है, तो 100% रहेगा तब वायु फिर कहाँ चला जाएगा? नहीं नहीं नहीं, जल वाष्प बनने के लिए उसमें वाष्प ज्यादा अधिक पानी रहेगा तबे ना ओस बनेगा सर। भेज दे वायु में भैया, ओस। हाँ भिजवा ठीक है, देंगे, चलिए ठीक भेज है। दे। ना सही है, सही है, सही है। हाँ ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का भैया। हाइग्रोमीटर, ठीक है ना। हाँ, ये आर्द्रता नापी यंत्र है, ठीक है। चलिए, भूमंडल के कितने भाग पर जल है? 71% पे जल है, ठीक है। 71% है भैया, और 29% बाकी अथी है, 29% पे स्थल है। जमीन है, ठीक है। हाँ, देखिए, वायुमंडल में अगर रेगुलर हम कहेंगे, जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है रेगुलर? 0 से 4% होता है, ठीक है ना। हाँ, 0 से 4% एनी टाइम वायुमंडल में जल वाष्प रहता है, ठीक है। चलिए, सौर विकिरण का पृथ्वी पर कितना परसेंट पहुंचता है? जैसे अगर 100% सौर विकिरण पृथ्वी पर आता है ना, आने का कोशिश करता है, तो कितना परसेंट पहुंच पाता है? केवल परसेंटेज आपको बताना है, यही मेरा प्रश्न है। ऑप्शन दीजिए का भैया। हाँ, ऑप्शन दे देंगे, लीजिए। 51% है, 58% है, 59% है, 62% है। 59 का है भैया। ना, गलत हो गया, ठीक है। 51% है, 51 होगा, 51% 51। इतना ही 51 पृथ्वी पर पहुंच पाता है, बाकी 49% नहीं पहुंचता है, ठीक है। संवहनीय वर्षा आप लोगों ने सुना होगा, संवहनीय वर्षा, ये टर्म जो है एग्जाम में आता है। हमको आपको ये बताना है कि ये संवहनीय वर्षा जो है ना, किस क्षेत्र में होता है? ध्रुवीय क्षेत्र में,
आवाजें ना लो भैया। उमेश जी, आयुष कुमार आवाजें आदित्य, आप लोग को मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिप्लाई कीजिए प्लीज। डीजे बज रहा है सर, डीजे। अच्छा, आपके पास डीजे बज रहा है, मेरा आवाज तो आ रहा है ना आपको? हाँ, हाँ आवाज भाभी आ कब रही आवाज भैया। कभी कभी अच्छा अच्छा, ठीक झिल मिला जाता है, आवाज में चल जाता है अंदर। है। बीच 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 में फट ठीक जाता है, है ठीक डीजे है। जैसा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए, तू कहाँ तो संवहनीय तारा। वर्षा पूछ रहे थे हम। हाँ, संवहनीय वर्षा पूछ रहे थे कि ये संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होता है? ध्रुवों विषुववृत्तीय में। क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, मानसूनी क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, कहाँ पर होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कहा भैया संवहनी ना वर्षा। ना ना ना, ये ध्रुवीय विषुववृत्तीय क्षेत्र में होता है। इक्वेटर है ना, इसी के आसपास ये संवहनीय वर्षा होता है। ठीक है, अधिकतम वर्षा कहाँ होता है ये भी बता दीजिए, यही चारों ऑप्शन है। अधिकतम वर्षा विश्वसीय मारेगा सर, ठीक है। क्षेत्र बताना है, यही चारों ऑप्शन जो बोले हैं इसी में से। उष्ण ठीक है, कटिबंधीय। ये भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। विषुववृत्तीय क्षेत्र में ही होता है। हाँ, अगर हाँ। आप विषुववृत्तीय क्षेत्र में जाइएगा तो वहां पर क्या होता है ना कि दो खूब धूप निकलता है, खूब ज्यादा धूप निकलेगा। जैसे तो 2-3 बजेगा ना, खूब बारिश होगा। प्रतिदिन धूप निकलता है, प्रतिदिन बारिश होता है वहां पे, सोच लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट धूप तो लगता है ना ये वहाँ पे। विषुववृत्तीय क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है, और संवहनीय वर्षा भी विषुववृत्तीय क्षेत्र में ही होता है। ठीक है, पछुआ हवाओं का कारण क्या होता है? पछुआ हवाओं के कारण किस प्रकार का बारिश होता है? पछुआ पवनों है, ये संवहनी वर्षा कहा भैया। ध्रुवीय सॉरी चक्रवाती वर्षा होता है। ठीक है ना, पछुआ पवनों के द्वारा चक्रवाती वर्षा होता है। ठीक है ना। चलिए, सबसे कम वर्षा कहां पर होता है, किस क्षेत्र में? यही चार ऑप्शन लेह दीजिए क्षेत्र में जो होता हम ऑप्शन पहले बताए थे आप लोग को। है। लेह क्षेत्र में। नहीं नहीं, भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं नहीं, भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछ रहे हैं, भारत में तो लेह में होता ही है। देखिए, ध्रुवीय प्रदेश में जो है ना, ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है ना। और इन पछुआ पवनों को ही गरजता चालीसा कहा जाता है। साठा, गरजता साठा, गरजता चालीसा, 50, जितना सब नाम है ना, ये पछुआ हवाओं का ही नाम है। ठीक है ना। अच्छा, पवन किस डायरेक्शन में चलेगा, ये पवन का डायरेक्शन क्या होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? मतलब किस नियम फेरल के से? नियम पर दिया। फेरल के नियम डिसाइड करता है कि पवन की दिशा क्या होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फेरल का नियम। ठीक है, तो फेरल का नियम पवनों की दिशा से संबंधित है। महासागर की औसत गहराई कितनी हो सकती है? औसतन गहराई कितनी हो सकती है? ऑप्शन दिए तो वो 4000 बताते मीटर। हैं। ठीक है, 4000 मीटर। और मेरियाना 4000। ट्रंच का ट्रेंच जो है ना, उसका 11,033 मीटर है। ठीक है, वो अलग चीज है, वो हाईएस्ट डेप्थ है। ठीक है, और यहाँ पर हम एवरेज डेप्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, समुद्री जल की औसत लवणता जो है कितना परसेंट होता है? समुद्री जल की औसत लवणता 35% की कितनी? 33% भैया। 65 35। सॉरी 35% है। ठीक है, 35% है। बहुत सुंदर जवाब आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, 35% है। चलिए, अगला प्रश्न है, समुद्र जल में सबसे ज्यादा कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? समुद्री जल में सबसे ज्यादा कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? NaCl, H2SO4, HNO3 क्या? हाँ, नमक। NaCl। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड जो है ना, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक लवणता वाला झील जो है ना, ये वान झील तुर्की वाला है, 330% है। ठीक है, इसमें लवणता। ठीक है, वान झील अमृत सागर में तुर्की का कितना है लवणता है? 330%। मरीज सागर आप बताए थे अमृत ना, सागर में 260 बताए थे, कितना 280 बताए थे? मरीज सागर में 268। आप ही बताए थे ना, कितना परसेंट बताए? 268, हाँ 268। 268%। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, 268 हम भी बोल रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट, ये किस प्रकार
प्रकार के चट्टान में अग्नि पाए जाते अग्नि हैं? आग्नेय चट्टान का है आपको भैया। चट्टान का नाम बताना है, सीधा सीधा। अग्नि चट्टान। आग्नेय चट्टान। बहुत बढ़िया। आग्नेय चट्टान, ठीक है। आप दोनों आदमी का हाँ हाँ, आग्नेय चट्टान सही है। आग्नेय चट्टान में ये सब पाया जाता है, ग्रेनाइट, डोलेराइट, बेसाल्ट, ठीक है। चलिए, सैल, चूना पत्थर, ठीक है, कंग्लोमरेट, कोयला, ये सब कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार के चट्टान में? फिर से दोहरा रहे हैं, सयांतरी। शैल हो गया, चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया, ये सब किस प्रकार ये के सब चट्टान में आपका हो पाए जाएगा जाते हैं? अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान में पाया जाता है ये सब, ठीक है ना। याद रखना है, आग्नेय चट्टान को अंग्रेजी में इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टान को कहते हैं। तो टर्म कभी काल अंग्रेजी वाला भी आ जाता है, ठीक है। चूना पत्थर, ये सब कोयला, सब अवसादी चट्टान में पाया जाता है। चलिए, नाइस हो गया, स्लेट हो गया और संगमरमर, ये सब किस प्रकार के रूपांतरित चट्टान चट्टान है? कहाँ है भैया? नाइस, स्लेट, संगमरमर। रूपांतरित या क्यांतरित चट्टान का उदाहरण हाँ, है। रूपांतरित चट्टान कह सकते हैं, कायांत। हाँ ठीक है, रूपांतरित चट्टान कहिए, कायांतरित चट्टान कहिए, एक ही बात है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, कोई जानते हैं तो बता दीजिए, बुला रहे हैं। मेटामॉर्फिक कहते हैं, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक कहते हैं देखिए भैया। इसका, हाँ, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, सही है। तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, तीनों रॉक आ गया, और तीनों रॉक का उदाहरण बता दिया आप लोग को, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट इग्नियस रॉक है। सैल, चूना पत्थर, कोयला, कोयला भी सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है, याद रखना। नाइस, स्लेट, संगमरमर, ये मेटामॉर्फिक रॉक का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन कौन सी गैसें हैं? क्या ये ग्रीन हाउस गैस है, व्हाइट हाउस गैस है, क्या है? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस है भैया। ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस अगर नहीं हो तो पृथ्वी एकदम ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम ठंडा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मरकरी जो है, मरकरी, बुध जो है, सूरज के सबसे नजदीक होने के बावजूद भी इतना गर्म नहीं है जितना सूरज से दूर होकर के शुक्र है, ठीक है। तो यही चीज है, अगर ग्रीन हाउस गैस ना हो तो ठंडा हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न ये है, एक सूर्य से आने क्वेश्चन वाली ऐसा है सर पराबैंगनी किरणों जी, एक को, क्वेश्चन यहाँ पर है कि ग्रीन हाउस गैस यानी CO2 के कारण किस देश के सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं? ये तो समझ लीजिए जो ग्लेशियर क्षेत्र में होगा, ग्रीनलैंड है क्या, ग्रीनलैंड साइड का ही होगा। आइसलैंड है भैया, आइसलैंड है। अच्छा, आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड सही है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है देखिए, भैया। हाँ हाँ, देखिए, आप उस समय हमसे पूछ रहे थे कि डॉप्सन, हम आपको बता रहे थे कि ओजोन से इसका संबंध है, ठीक है। ओजोन की तो ओजोन की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। किया जाता है। जी जी। वही ना भैया बोले थे कि ओजोन का जब परत हाँ, होता है गर्मी के दिन में फैल ओजोन जाता है, परत उसको मोटाई को कैसे की मापते हैं? मोटाई तो नापने के लिए डॉप्सन डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ठीक है। और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को कौन अवशोषित करता है? यही ओजोन परत करता है। हमको आपको बताना है कि ये ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या है। O3। O3 है भैया, ये इसका भी ग्रीन फॉर्मूला हाउस क्या गैस है? है। जैसे O3, O3 बहुत बढ़िया, O3 ठीक है, O3, हाँ ठीक है, ये O3, भी ग्रीन हाउस गैस में आता है भैया। हाँ ठीक है। 48। अच्छा, ठीक है। देखिए, सिर्फ 3 होगा। अगर हम बात करेंगे कि ओजोन गैस जो है ना, ओजोन परत को नष्ट करने में कौन सा उत्तरदायी भूमिका निभा रहा है, कौन सा CFC गैस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर। हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, ये ओजोन परत को नष्ट कर रहा है, और ओजोन परत की अहमियत ज्यादा है, समझ गए ना। अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो पराबैंगनी सीधे डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज आएंगे और उससे कई तरह की बीमारियां फैलेगी, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो इसको नुकसान कौन कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। यही प्रश्न था मेरा। भारत में सर्वाधिक वर्षा
किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम भारत में मानसून के कारण का भैया? पश्चिम मानसून। हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। और मानसून की शुरुआत सबसे पहले किस स्टेट से होता है? केरल, प्रथम सप्ताह ठीक में, है ना, केरल से होता है। जून और ये लगभग जून के प्रथम सप्ताह ले लीजिए। हाँ, जून के प्रथम सप्ताह में इसका आगमन हो जाता है। प्रश्न ये है मेरा कि जाड़े के दिन में वर्षा, जाड़े के दिन में वर्षा कहाँ होता है? तमिलनाडु के तट हाँ, पर। तमिलनाडु के तट पर होता है। और ये उत्तर पूर्व। लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। उत्तर पूर्व ठीक है, उत्तर पूर्व के कारण का। हाँ, उत्तर पूर्वी के कारण कह सकते हैं। ठीक है, चलिए हमको बताना है मानव खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं? मानव खोपड़ी में 8 गो सर। 8 होती है सर। 22। नहीं, केवल खोपड़ी में पूछ रहे हैं, ठीक है, खोपड़ी में 8 ही होता है। और चेहरा में 14 और कान में 6 और एगो होता है अलग एथी में होता है गला में 29 को कुल मिलाकर होता है। हाँ, चलिए मनुष्य का हृदय जो है कितनी बार धड़कता है 1 मिनट 72 में? बार। 72 बार। अब बच्चा को 150 बार धड़कता है। ठीक है, ठीक है। चलिए स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर बताना है आपको। 17 से 18 बार। 17। ठीक है, 16 से 18 बार भी देता है, 17 से 18 बार भी देता है। याद रखना है, ये श्वसन रेट है इसका, ठीक है ना। एक मिनट कह रहे हैं, आधा मिनट में कितना धड़केगा हृदय? हृदय 36 बार धड़केगा। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ऐसा भी क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है ना, क्योंकि अब घुमा फिरा के ही क्वेश्चन डाल रहे हैं। उनको भी पता है कि सब जो है जनसंख्या ज्यादा हो गया है और आदमी एग्जाम में ज्यादा बढ़ रहा है, उसको तो छाटना है। ठीक है, चलिए मस्तिष्क का वजन बताइए। नहीं भैया, जानते IQ टेस्ट करता है। 1350 समझने हैं 1350 ग्राम से 1450 ग्राम। 1350 ठीक है, ग्राम के आसपास। 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक है, ठीक है ना। ये मस्तिष्क का वजन होता है, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी? फीमर है भैया, फीमर है, और जांग की हड्डी है, ठीक है ना, इसका नाम फीमर है और ये जांग की हड्डी है। तो अगले बता दीजिए सबसे छोटी मानव शरीर की हड्डी कौन सी है? कान की हड्डी स्टेपिस। हाँ, ये मध्य कान की हड्डी होती है स्टेपिस, ठीक है ना। स्टेपिस घास का मैदान भी है क्या? हाँ, अफ्रीका में। अफ्रीका में है। अच्छा अच्छा, चलिए जेसस लवर मैडम भी आ गई। आज लेट आई क्या जेसस लवर मैडम? जी सर, बात कर रहे थे सिस्टर से, लेट हो गए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, ये मध्य कान की हड्डी है। और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है, ठीक है ना। जी सर। हाँ, जबड़े की हड्डी है। चलिए अगर हम क्वेश्चन करेंगे कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? कठोर एनामेल है, ठीक है ना। जो पीला पीला दांत के ऊपर जो रहता है ना एकदम, वही परत है, एक लेयर है ये, ठीक है। एनामेल एक लेयर है जो सबसे कठोर होता है। इसीलिए ब्रूस आदमी करता है ना, कहते हैं ना कि ब्रूस को आराम से किया करो, ज्यादा घसने पे यही घसा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है? कैलोलॉजी में भी है। डर्मेटोलॉजी। हाँ, कैलोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। तो मनुष्य का बीपी कितना होता है? बीपी बता दीजिए। 120/80 होता है। 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक। आगे आगे यूनिट mmHg में कहा नापा जाता है भैया? हाँ, mmHg। याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, एग्जाम में 120/80 भी आता है mmHg, और दूसरा भी ऑप्शन आ जाएगा 80/120 mmHg। तो आदमी सोचता है कि चलो दोनों सही है, लेकिन 120 बड़ा वाला जो है ना पहले आएगा, छोटा वाला बाद में आएगा, ठीक है, बट्टा में छोटा वाला आएगा।
यहाँ पर यही गलती होता है, ठीक है। 80/120 mm आदमी कर देता है, जो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शरीर में रक्त परिभ्रमण, जो रक्त जो है ना शरीर 23 सेकंड में पूरा शरीर में रक्त घूम जाता है, ठीक है ना, 23 सेकंड में। चलिए, मानव शरीर में जल की मात्रा बताइए, जल की मात्रा कितनी होती है शरीर में? 65 से 80% तक जल होता है, ठीक है ना। 65 से 80% तक जल होता है। और पृथ्वी पर जल कितना है? तो 71%, ठीक है। दोनों अलग अलग डाटा है। चलिए, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होना चाहिए आपके शरीर में? 7% आपके शरीर में। अगर आपका मान लीजिए गलती से 100 किलो वेट है, तो 7 किलो कम से कम उसमें खून होना चाहिए, ठीक है। और भार जो है, भार का फॉर्मूला बताइए तो क्या होता है? mg होता है ना, है ना, mg, ठीक है। ये जी होता है चलिए, अगला प्रश्न ये है, ये जो रक्त जो है ना, ये 5 से 6 लीटर बनेगा लगभग, ठीक है ना। नॉर्मल, अगर ये जितना डाटा है ना, ये नॉर्मल के हिसाब से लिया जाता है, ठीक है। कि नॉर्मल जो है सामान्य रूप से कितना वेट आदमी का चाहिए, तो उसी हिसाब से 5 से 6 लीटर दिया है, ठीक है। अगर किसी का 100 किलो वेट है, किसी का 150 किलो वेट है, उसके लिए ये डाटा नहीं है। अब उसमें 5-6 लीटर थोड़ी रक्त होगा। जो 150 किलो का आदमी है, उसमें कितना रक्त होगा? बहुत रक्त हो जाएगा ना। बॉडी के हिसाब से 7%, ये एग्जैक्ट डाटा है, ठीक है। तो बॉडी के हिसाब से 7% रक्त होना चाहिए। बाकी लीटर वाला जो दिया है ना, ये एवरेज के हिसाब से दिया है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न ये है मेरा, मानव रक्त का पीएच मान बताना है। 7.4 होता है भैया। हाँ, 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। और इसको पीएच को कहते हैं पावर्स ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। पावर्स ऑफ हाइड्रोजन, पीरियड्स ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। सोरेनसन। हाँ, ठीक है। चलिए आगे, रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध किडनी करता है, ब्रिक करता है। अगर रक्त को हम आर्टिफिशियल रूप से शुद्ध करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, मतलब आदमी कितना आगे तक पहुंच गया है, आर्टिफिशियल रूप से भी रक्त को शुद्ध कर रहा है, ठीक है ना। किडनी का वजन कितना होता है भैया? 150 ग्राम। तो बहुत हल्का होता है, 140 ग्राम होता है। किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? देखिए, नेफ्रॉन इसका यूनिट है, ठीक है ना। किडनी के बाहरी भाग को कहते हैं कोर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स कहते हैं, आउटर लेयर ऑफ किडनी, ठीक है। आउटर लेयर इसका कार्टेक्स हो जाएगा। और जो इसका यूनिट होता है, नेफ्रॉन होता है। और इस किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। नेफ्रोलॉजी। हाँ, चलिए, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? नाम बताना है। अस्थि मज्जा में होता है भैया। जब माँ गर्भवती होती है ना, तब आरबीसी का निर्माण यकृत में होने लगता है। हाँ, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जीवन काल कितना समय होता है? 20 से 120 दिन। हाँ, 20 से 120 दिन, बहुत बढ़िया, 20 से 120 दिन। और आरबीसी का जीवन काल तो हो गया 20 से 120 दिन। और एक है डब्ल्यूबीसी, उसका जीवन 3 से 5 दिन है भैया। 2 से 4 दिन। ये एग्जैक्ट डाटा याद रखना, ठीक है। ये 20 से 120 दिन ही होता है आरबीसी का। और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन होता है। यहाँ पर एक प्रश्न और आता है, आरबीसी को जो है एक और नाम से पुकारा जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से कहा भैया। रेड ब्लड सेल है आपका आंसर, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। और व्हाइट ब्लड सेल को लिम्फोसाइट। व्हाइट ब्लड को लिम्फोसाइट। हाँ, ब्लड टेस्ट जो होता है ना, उसमें आरबीसी नहीं लिखा रहता है, एरिथ्रोसाइट लिखा रहता है सीधे सीधे। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ठीक है। हाँ, चलिए, शरीर का जो है टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है?
कौन सी हाइपोथैलेमस। ग्रंथि? हाइपोथैलेमस भैया। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करती है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह है? यूनिवर्सल वो है डोनर, भैया, ओ सर्वदाता वो ओ। यूनिवर्सल डोनर केवल ओ समूह। ओ में कौन सा? पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव। निगेटिव है, गलती नहीं करना है, ठीक निगेटिव है। है, वही ना ओ निगेटिव निगेटिव वाला व्यक्ति जो है ना, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है तो सबको दे सकता है खून, ठीक है। और ए बी वाला सबसे खून ले सकता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है, और सर्वदाता रक्त समूह जो है वो ए भी सबसे निगेटिव है, लेता है तो ठीक है। पॉजिटिव वाला लेता है कि नेगेटिव वाला? निगेटिव वाला ये भी लेता है, ये भी लेता है। हाँ, ए भी लेता है, और निगेटिव वाला सबको दे सकता है। चलिए, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा प्लीहा को, तिल्ली को। ठीक है, स्प्लीन भी कहते हैं, प्लीहा स्प्लीन। हिंदी में कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको स्प्लीन कहा जाता है, ठीक है। स्प्लीन कहा जाता है अंग्रेजी में। और ये ब्लड क्या है? ये ब्लड बैंक है, ठीक है। चलिए, हमको बताना है आपको, भोजन का पाचन जो है कहाँ से शुरू होता है? मुख से, मुख से छोटी आंत पाचन से? प्रारंभ होता है और छोटी आंत में लास्ट मुंह होता है। से। हाँ, ठीक है। छोटी आंत में जो है ना, पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है, मुख से शुरू होता है, ठीक है। यकृत द्वारा क्या स्रावित होता है? बाइल पिगमेंट्स, HCl, बाइल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ यस सर। वो भी है। और पित्त, जो बाइल पिगमेंट्स जो है पायरोबिक ना, अम्ल। ये यकृत द्वारा ही स्रावित होता है। पित्त। यकृत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यकृत लीवर। को लीवर कहते लीवर हैं। लीवर लीवर कहते हैं, ठीक है ना, लीवर। इसको लीवर कहते हैं। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, ये भी ध्यान रखना है, और ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो भैया पैंक्रियाज। पैंक्रियाज है सर। पैंक्रियाज अग्नाशय, ठीक है। हाँ, ठीक है। आई तो पहली लीवर हो अंतःस्रावी गई। बहिःस्रावी कौन सी ग्रंथि है? क्या बोले सर? अंतःस्रावी बहिःस्रावी ग्रंथि कौन है? दोनों। बाह्य स्रावी स्किन है सर, बाह्य स्रावी स्किन है, और अंतःस्रावी यकृत है सर, लीवर। नहीं, अग्नाशय दोनों है, मिक्सचर है, ग्रंथि है। अथी है, अथी अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों है अग्नाशय, पैंक्रियाज। हो गया। चलिए आगे, एंडोक्राइन ग्लैंड और उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये ग्लैंड में एक दो थोड़ी है, उसमें कितना आता है, ठीक है। हाँ, एक से अधिक है, ठीक है। मेरे पास पूछी भैया, डाटा अभी है नहीं, पढ़ा देंगे बाद में। एक एक है, ये है एक ही भैया ग्लैंड ग्रंथि नहीं है, जैसे ग्रंथि जो है ना, अग्नाशय है ना, अंतःस्रावी और एक्सोक्राइन बहिःस्रावी ग्लैंड, दोनों है, और कोई नहीं है। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में एक से ज्यादा है, याद याद रखना है, ठीक है। चलिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग कहेंगे तो कौन सा है? त्वचा होता है स्किन, भैया। त्वचा, त्वचा त्वचा। स्किन। हाँ, त्वचा, ठीक है। शरीर का ये सबसे बड़ा अंग है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है शरीर की? पिट्यूटरी ग्रंथि है भैया। पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए, तो बता दीजिए, शरीर की मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को भैया। मस्तिष्क का सबसे हाँ, छोटा ग्रंथि होता है। देखिए, पीयूष ग्रंथि को ही अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, इसी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और ये सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। ये मस्तिष्क में न पाया जाता है भैया। हाँ, मस्तिष्क में ही होता है। हाँ, मस्तिष्क के निचले भाग में होता है शायद, कपाल के पास होता है। गले के थोड़ा पीछे। चलिए, रक्तचाप मापने का यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्नोमीटर। हाँ, स्फिगोमैनोमीटर है। और मनुष्य में पसलियां पाई जाती है कितनी जोड़ी? 23 जोड़ी। का भैया 12 जोड़ी। जो आगे वाला है ना, चेस्ट वाला, वही है, ठीक है, 12 जोड़ी है, ठीक है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। 206। बच्चा में होता है 300। बच्चा में कितना होता है? 300 के ऊपर करीब। होता है। 300 आता है, 300, ठीक है ना, बच्चा में 300। और शरीर में जो है ना, नॉर्मल शरीर में मनुष्य का 206 है, ठीक है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है शरीर में? 639।
639 मांसपेशियों का है संख्या। और लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। टाइलिन है सर। हाँ टाइलिन है, ठीक है ना। लार में पाया जाने वाला टाइलिन है। लिंग निर्धारण किससे होता है बताइए तो? पुरुष क्रोमोसोम से माता के अति पर गुणसूत्र पर। गुणसूत्र से। मादा से डिसाइड नहीं होता है, नर पुरुष से से होता है। डिसाइड होता है, ठीक है ना। नर से। पिता के क्रोमोसोम पर तो कह रहे हैं सर। आइए ये गुणसूत्र का खोज कौन किया था? तो वाल्डेयर किया था, वाल्डेयर। बाल्टेयर किया था, बाल्टेयर। वाल्डेयर 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 रमिया। वाल्डेयर तो बोला था कि 100 दिनों की अपेक्षा स्त्री का शासन उत्तम है। वाल्डेयर आई वाल्डेयर है। शुभम सर आपका माइक बहुत प्रॉब्लम करता है। जाकिर सरकार है। जाकिर जाकिर सर आप रिफ्रेश करिए सर, नहीं आ रहा आवाज। हेलीकॉप्टर उड़ा के आइए। कर रहा है भैया, पानी भर रहा है। आवाज नहीं आ रही है सर, फ्लाइट मोड करके आइए, हेलीकॉप्टर उड़ा के आइए सर।